तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 16 आज हमारा होने वाला है। काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमने शुरुआत से देखा कि कैसे भारत में यूरोपियंस आए, कैसे भारत में पुर्तगाली, डचेस, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी आए, कैसे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। कर्नाटक का युद्ध निर्णायक रहा, तीसरा युद्ध, और उसमें तय हो गया कि अब आने वाले टाइम में अंग्रेजी यहाँ पर शासन करेंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने साथ ही साथ यहाँ पर जो बंगाल का इलाका 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद जो द्वैत शासन लगा, उसके बाद पूरी तरीके से बंगाल जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। उसके बाद उन्होंने मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जो 1767 से 1799 में अंतिम निर्णायक लड़ाई टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ हुई। उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने मराठाओं के साथ युद्ध किया। हमने देखा कि 3 बार मराठाओं के साथ उन्होंने युद्ध किए। 1775 से चली लड़ाई 1816-17 के करीब करीब जाकर खत्म हुई और मराठा का साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। उसके बाद हमने लास्ट टाइम देखा था सिखों के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से जो सिख थे उनको हराया अंग्रेजों ने। धीरे धीरे अमृतसर की संधि 1809 वाली कैसे कैसे आगे बढ़ी, फिर लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, और अंत में कुल मिला के जो हमारे अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुए 1849 से लेके 1848-49 का जो द्वितीय युद्ध हुआ था सिखों के साथ, उसके बाद पूरी तरीके से सिख साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। तो इस तरह की कुछ बातें अभी तक हमने देखी हुई हैं। हमने साथ ही साथ पढ़ा कि ये जो काम चल रहा है, ये युद्ध तो अंग्रेज कर ही रहे हैं, साथ साथ कुछ वो अपने डिप्लोमेटिक तरीके से भी काम कर रहा है। उन्होंने कुछ नीतियों को भी चलाया है साथ साथ में, जैसे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को चलाया लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में 1798 से 1805। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने कार्यकाल में एक सहायक संधि की जो शर्तें चलाई, वो अंग्रेजों के लिए बड़ा वरदान साबित हुई, क्योंकि उससे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का काफी हद तक विस्तार कर दिया और विदेशों से जो उस पर आक्रमण होने के भय थे, जो कि खास तौर से नेपोलियन के द्वारा होने वाले थे, उन भय से भी वो अपने आप को बचा सके। लेकिन अंग्रेज इतने में ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य का और विस्तार चाहिए। क्योंकि अब एक गवर्नर के तौर पर एक गवर्नर जनरल जो आए, मैं यहाँ के कहना चाहिए भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 चार्टर के बाद अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होता था। तो वो जो अब आए हैं, इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से 54 के बीच का है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के बाद का है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के बीच का, 1844 टू 1848 का। लॉर्ड हार्डिंग के समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ है वो डलहौजी के टाइम पे हुआ है। हमने पहले भी थोड़ा देखा होगा जब हम आंग्ल सिख युद्ध पढ़ रहे थे। इसी समय लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे काफी आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिले भारत की राजनीति में, और कुछ ऐसे परिवर्तन भी देखने को मिले जो कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से प्रेरित थे, जैसे कि रेलवे का विकास हुआ, तार का विकास हुआ, जो टेलीग्राफ होता है उसका विकास हुआ। इसी के साथ साथ लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उसने नीति निकाली, जो कि दोबारा से एक वरदान साबित हुई अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए, और भारतीयों के लिए एक श्राप। उस नीति का नाम था राज्य हड़प की नीति। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो डलहौजी ने चलाई थी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम इसमें हल्का सा देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से राज्य इसमें आए थे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बन सकता है ना। एक क्वेश्चन तो इसमें पहले बना भी है, प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, कि इस तरह का कि आप क्रम में लगाओ कि कौन कौन राज्य हड़प नीति में पहले पहले कौन कौन शामिल होता रहा। अब देखिए 1848 से 54 का टाइम पीरियड है डलहौजी का। अब थोड़े दिनों बाद 1857 आएगा और उस समय क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारणों में से एक रहेगा वो डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत रहेगा, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत रहेगा। लॉर्ड डलहौजी का जो सब्सिडियरी अलायंस था, सहायक संधि की शर्तें, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हम तो सहायक संधि की शर्तें तो आराम से पढ़ चुके हैं डिटेल में। एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि डलहौजी का ये क्या था। उसमें मैंने आपके लिए हल्का सा एक बार फटाफट से रखा हुआ है, ताकि बंगाल के गवर्नर्स के बारे में आपको जानकारी हो। इसको मैं डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा मैंने एक बार सीक्वेंस में रख दिया। मैंने आपको पढ़ाई भी, एक बार हल्का सा रिवीजन कराते हुए फटाफट चलता हूँ आगे, ताकि आपको नाम से आप फैमिलियर हो जाए, ताकि हम बाद में बंगाल के गवर्नर वगैरह पढ़े, भारत के गवर्नर जनरल पढ़े, तो क्लैरिटी हो जाए। देखो, रोजर ड्रैग के शुरुआत में 1757 में बंगाल में थे। रॉबर्ट क्लाइव मैंने आपको बताया, जिनके समय पहली बार प्लासी का युद्ध हुआ था। हॉलवेल, ये हॉलवेल नाम है। हॉलवेल वही है जो कि ब्लैक होल की घटना से निकला हुआ एक अंग्रेज अधिकारी था, और 1760 में कार्यवाहक के रूप में बंगाल के गवर्नर बने थे। हेनरी वांसिडॉट वही है जिनके समय बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये वही इंसान है जिसने कहा था कि 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाना एक क्रांति की घटना है। कहने वाला व्यक्ति भी वांसिडॉट है। रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरी बार प्रशासन संभाला गवर्नर के तौर पर, और इस समय इलाहाबाद की संधि करी थी 1765 वाली। हेनरी वेरेलेस्ट इसलिए फेमस है क्योंकि इसके टाइम में आपका जो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में, वो यहीं पर हुआ था। कार्टियर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टाइम पीरियड में यहाँ पर 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था, 1770 का भयंकर अकाल,
1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ भारत में आता है, वो द्वैत शासन का अंत करता है और बहुत से काम वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने टाइम पीरियड में करे हैं। प्रशासन पे क्या क्या काम किया वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। तो उस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स है। बात को ध्यान से सुनिए अगर समझ नहीं आया तो। फिर इसके बाद ये स्थापना कोई खास नहीं है। कार्नवालिस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कार्नवालिस कोड आया था, कार्नवालिस संहिता आई थी, क्या क्या थी। सर जॉन शोर थोड़े टाइम पीरियड के लिए आए थे। उसके बाद वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, फिर लॉर्ड कार्नवालिस बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, इवन हम इसको काउंट में नहीं लेते, हम सीधे बार्लो को समझते हैं, फिर हम मिंटो को समझते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स की खास टाइम पीरियड में जो काम हुआ था, एक तो ये हुआ था कि नेपालियों के साथ युद्ध हुआ था, दूसरा जो आंग्ल मराठा का जो थर्ड वॉर जो निर्णायक था वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, और भी कुछ घटनाएं छोटी मोटी हुई होंगी। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि आंग्ल बर्मा युद्ध जब होगा तो हम देखेंगे वो यहीं पर हुआ था पहला वाला। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे सती प्रथा का अंत हुआ था, राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो सब बातें इन्हीं के टाइम पीरियड में होगी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वो इंसान बनने वाले हैं जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएगा, क्योंकि 1833 के चार्टर के बाद बंगाल का बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 35 तक है, लेकिन 33 के बाद वो भारत के गवर्नर जनरल नाम से जाने गए। उसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ है। इसके बारे में खास बात यह है मैटकॉफ के बारे में कि मैटकॉफ एक तो अमृतसर की संधि में भी आपको याद होगा, हल्का सा जिक्र था 1809 में। दूसरा, चार्ल्स मैटकॉफ की खास बात यह है कि इसे प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। हम बाद में इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों का भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी में हम प्रेस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से समाचार पत्र वगैरह। तो उस समय समाचार पत्रों पर बड़ा प्रतिबंध लगाया था अंग्रेजों ने, तो उसको थोड़ा सा लीनियंट करने का, थोड़ा सा ढील देने का काम जो किया जाता है वो मैटकॉफ के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैटकॉफ को कहा जाता है कि ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, गवर्नर जनरल। बहुत छोटा टाइम पीरियड था। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, हम बाद में देखेंगे इनका क्या है, अफगानिस्तान के युद्ध से संबंधित है। एलनबरो का हम बाद में जिक्र करेंगे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं हल्का सा ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूं ताकि नाम के साथ फैमिलियरिटी बने। एलनबरो थोड़ा सा नरबली प्रथा वगैरह जो थी उनको समाप्त करने का काम में हम इनको जानते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि पंजाब का जो सिखों के साथ जो पहला युद्ध हुआ था आपका, वो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ही हुआ है, 1844-45 वाला, सॉरी 45-46 वाला। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने एक तो आंग्ल सिखों के साथ सेकंड वॉर किया, आंग्ल बर्मा सेकंड युद्ध हुआ था, वो हम देखेंगे कि एंग्लो बर्मा युद्ध कैसे कैसे हुआ था, वही लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। टेलीग्राफ आया था, वो भी यहीं पर आया था। रेलवे का जो विकास हुआ वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है, और भी कुछ छोटे मोटे काम जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुए, जिसने भारत की राजनीति को और भारत के आने वाले भविष्य को एक दिशा दी थी, नई दिशा दी थी। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लॉर्ड डलहौजी के और सभी कुछ गवर्नर जनरल के डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी किस तरह की औपनिवेशिक नीतियां थी। तो औपनिवेशिक नीतियों के दौरान हम उनके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। ये मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है ताकि आपको एक रेफरेंस समझ में आए कि लॉर्ड डलहौजी मतलब कौन और ये मतलब क्या। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं इसे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आपने एक कविता सुनी होगी बचपन में, शायद आपने पढ़ी होगी, 1857 की क्रांति पर महारानी लक्ष्मी बाई पर जो कविता बनी हुई थी, उसमें कुछ ऐसा ही था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह थी स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसी में एक लाइन ये भी आती है कि डलहौजी मन में मुस्काया, राज्य हड़पने का उसने यह सुंदर अवसर पाया। ठीक है, तो ये वहीं से, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो जिक्र हम करते हैं 1857 की क्रांति में करते हैं, और 1857 की क्रांति के भड़कने का जो पहला और एक प्रमुख कारणों में हम गिन सकते हैं, उसे हम गिन सकते हैं लॉर्ड डलहौजी का ये नीति जो उसने शुरू की है, जो सिद्धांत उसने शुरू किया है, व्यवगत का सिद्धांत। कारण फिर से वही स्पष्ट है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी चाहता है कि पूरे भारत पे हमारा साम्राज्य हो जाए, यानी अंग्रेजों का साम्राज्य हो जाए। उसके लिए वो एक नीति निकालता है, और इस नीति के तहत वो जो पुराने बने हुए हिंदू जो रीति रिवाज हैं, जो पुराने जो बने हुए मुगलों के जो रीति रिवाज है, उनके खिलाफ वो एक नियम देता है, एक सिद्धांत देता है। उस सिद्धांत का नाम ही व्यवगत का सिद्धांत है। इसमें वो बोलता है कि कोई भी राजा या कोई भी नवाब या कोई भी निजाम, किसी का भी अगर कोई प्राकृतिक उसका कोई संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका राज्य जो होगा वो अंग्रेजों का हो जाएगा, यानी उस वहां पे व्यवगत का सिद्धांत लग जाएगा। यानी कि दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्शन वाली चीजें यहाँ पर अब लागू नहीं होंगी, कि ऐसा नहीं है कि किसी राजा का कोई पुत्र वगैरह नहीं है तो उसने किसी को गोद ले लिया, यानी गोद लेकर वो अगर सोचता है कि गोद लेकर उसके वंश को आगे वो चलाएगा, उसके साम्राज्य को वो संभालेगा, तो डलहौजी ने कहा ऐसा नहीं होगा। डलहौजी ने कहा अगर किसी राजा की कोई प्राकृतिक संतान नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका राज्य अंग्रेजों का राज्य माना जाएगा, यानी उसके उत्तराधिकारी अंग्रेज माने जाएंगे उसकी मृत्यु के बाद।
कि उसने तय किया था। एक बात, उसने इसमें 3 तरीके से राज्यों को कैटेगराइज किया। उसने 3 तरीके से राज्यों को कैटेगराइज किया, 1, 2 और 3। पहले तरह के राज्य, दूसरे तरह के राज्य, तीसरे तरीके के राज्य। उसने पहले तरीके के राज्यों में बोला ऐसे राज्य जिनमें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बंगाल बना हुआ, तो बंगाल का एक नया राज्य के तौर पे जब बंगाल उभर कर आ रहा है तो उसका मानना है कि बंगाल को दिशा देने का काम अंग्रेजों ने किया। यानी ऐसा हुआ नहीं है, ये राज्य वगैरह अंग्रेजों ने नहीं बना रखे, ये पहले से बने आ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल सल्तनत के अंदर चले आ रहे राज्य हैं, मैसूर वगैरह बने आ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद बने। देखा जाए तो बनाया उन्होंने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका कहना यह है कि जिनके निर्माण में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर अंग्रेजों का रोल है उसमें, तो ऐसे राज्य जो होंगे वो बिल्कुल भी गोद नहीं ले सकते किसी को, बच्चे को गोद ले ही नहीं सकते वो। तो उसमें गोद लेना बिल्कुल उसमें प्रोहिबिटेड था, बिल्कुल ले ही नहीं सकते। दूसरी बात बोली कि ऐसे राज्य जो कि अंग्रेजों के अधीन है, यानी अधीनस्थ राज्य जो है, यानी अधीनस्थ राज्य जो है, अधीनस्थ मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कुल मिला के वैसे वाले राज्य हैं जहां पर सहायक संधि की शर्तें वगैरह लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी मामले वगैरह सारे इनके अधीन हो चुके हैं अंग्रेजों के। तो जो अधीनस्थ राज्य हैं वो गोद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, तब वो ले सकते हैं अगर हम अनुमति देंगे तो। तीसरे तरीके के वो राज्य हैं जो इनके अलावा हैं वो गोद ले सकते हैं, और ऐसे राज्य ना के बराबर है, कोई है ही नहीं ऐसे राज्य गोद ले सकते हैं। ये जानबूझ के उसने ऐसा पॉइंट रख दिया, ऐसे कोई राज्य लगभग ना के बराबर है, क्योंकि या तो वो किसी को बोलता है कि आपके उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा योगदान है आपको बनाने में, या फिर दूसरों को कहता है कि आप हमारे अधीन हो क्योंकि आपने उस समय साइन किए थे। मराठों से कहता है आपने 1802 में साइन किए थे, निजामों से कहता है आपने 1798 में साइन किए थे, अवध से कहता है आपने 1801 में साइन किए थे, लॉर्ड डलहौजी ने आपसे साइन करवाए थे। इस तरीके से हर एक को कहता है कि आपने उस टाइम पर अधीनस्थ आप हमारे हो चुके हो सहायक संधि के तहत, इसलिए आपको अगर गोद लेना है आपको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। और इनको बोला आप गोद ही नहीं ले सकते, इनको बोला आप गोद ले सकते, लेकिन ये ना के बराबर लोग हैं, है ही नहीं कोई यहाँ पर इंडिया में, भारत में। तो ऐसी स्थिति आपको शायद समझ में आ रही है कि ये तब की बात की गई है जब किसी के पास कोई प्राकृतिक संतान नहीं है, उसका खुद का वारिस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपके राज्य को हड़प लूंगा, यानी अंग्रेज हम आपके राज्य को ले लेंगे, आपके उत्तराधिकारी हम माने जाएंगे। ये चीजें हैं लॉर्ड। अब इसमें खास बात क्या, इंपॉर्टेंट बात क्या, वो छोटी से देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें भी औपनिवेशिक नीतियों वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना डलहौजी के, सिर्फ व्यवगत सिद्धांत को पढ़ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसने किस किस तरह से सीक्वेंस में लगाओ कि इनको हड़पा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे तो हम यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन टॉपिक कॉमन रहता है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये टॉपिक सब में कॉमन है, इसलिए मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ। जब हम यूपीएससी को कवर कर रहे हैं उसका मतलब हम कुछ छोड़ नहीं रहे, तो इसमें सारे एग्जाम ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। चीजें बहुत भारी भरकम नहीं है। यूपीएससी थोड़ा और एग्जाम से अलग इसलिए हो जाएगा वनडे एग्जाम से, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है, बस इतना ही फर्क हो जाता है। बाकी वनडे टाइप के एग्जाम में आपको एमसीक्यू वगैरह फिल करने होते हैं, इसलिए ठीक है। तो आप मेरी बात सुनो जरा, इसमें ना कुछ राज्य हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, ये झांसी है सर। अब देखिएगा मेरी बात समझना जरा, अब आपको ये याद रहना चाहिए सीक्वेंस। अब आपके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, असल में मैंने लिखा भी उसी ट्रिक के आधार पे, वरना मुझे भी याद नहीं रहता है कैसे किया मैंने। देखो ये कोई ऐसी यूनिवर्सल टाइप की ट्रिक्स नहीं है, आप इसको हल्का सा, मुझे याद रहा है तो मैंने अपने लिए जैसा भी मैं बना देता हूँ, कभी कभी बन जाती है तो बना दी थी। जैसे मैंने इसके लिए ऐसे बना रखा, सारा जहां सबसे बड़ा उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सारा जहां सबसे बड़ा उतना ज़्यादा नहीं, इस टाइप से, ठीक है। कोई वैसा नहीं है, आपको अगर हो पा रहा है तो आप देख लीजिए, वरना अपने स्टाइल से देखना। हमें कोई जरूरत नहीं है खास कि इनके सन याद रखें, क्योंकि हमें ले दे के यही करना है कि उनके सीक्वेंस है, क्योंकि कोई कोई जो इसमें राज्य हैं वो एक ही साल में 2-2 राज्य कवर हुए हैं। जैसे ये शुरुआत जो इसकी होती है 1848 से शुरू हुई है और 1854 तक जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख सकते हो, यही टाइम पीरियड भी है डलहौजी का। अब इसमें आपको आई थिंक याद हो गया होगा कि सारा यानी सतारा वो छोटा सा इलाका है जो कि आपको याद होगा आंग्ल मराठा युद्ध, जब तृतीय युद्ध 1816 से 1818 के बीच में हुए थे, जब सहायक संधि की शर्तें पूरी तरीके से लागू हो चुकी थी, जब पेशवा के पद को पूरी तरीके से समाप्त करा जा चुका था, पूना दरबार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा राज्य सतारा, बहुत छोटा सा राज्य जो था, वो छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे उनको दे दिया गया था। तो ये नामात्र का राज्य था, लेकिन उसको भी अंग्रेजों ने हड़प लिया, सबसे पहले इसी को हड़पा।
उसके बाद जैतपुर है, संभलपुर है, बघाट है, ये उड़ीसा वाला इलाका, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और नागपुर है। ये इस इलाके को सीक्वेंस है हड़प्पा। तो आप ये सारा जहां सबसे बड़ा उतना ज़्यादा नहीं, अगर आप इस सीक्वेंस को हो सके तो याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद कुछ और भी जगह आती हैं, जैसे एक आएगा अवध। अवध का हम पढ़ेंगे, इसको हम 1857 में पढ़ेंगे। अवध में भी इस चीज को लागू किया गया था, जबकि अवध के नवाब के बहुत सारे मतलब वारिस थे, उसके बावजूद भी अवध को इसने हड़प लिया। अपना जो इसका एक दुष्ट वाला इसने अपनी प्रकृति दिखाई, यहाँ पर दिखाई है अवध के उसमें। क्योंकि अवध के केस में उसने क्या किया है, अवध के केस में उसने बोला कि आपने कुशासन के आधार पर, उसने यहाँ पर डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लगाया। उसने कहा आपके वारिस जरूर हैं लेकिन आप शासन अच्छे से कर नहीं पा रहे। अब सोचने वाली बात है कि ये होते कौन है ये बताने वाले, क्योंकि ये पता नहीं कौन से महाद्वीप से आए हुए लोग हैं और ये सिखा रहे हैं लोगों को यहाँ के कि तुम, और जबकि फैक्ट ये है कि उस समय की जनता अवध के नवाब के साथ थी, यानी कुशासन था नहीं, लेकिन एक आरोप के तहत ये किया गया। तो इस तरह की नीतियां उसने चलाई थी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मैंने कुछ भी चीज़ जो छोड़ी होगी मैं उसे पढ़ूंगा, देखते हैं जरा। लॉर्ड डलहौजी अपनी व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए प्रमुख है, ठीक है। मैंने जो 3 बातें बताई, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अधीनस्थ राज्य और ऐसी रियासतें जिन्हें गोद लेने की पूरी स्वतंत्रता थी, कवर हो गया। लॉर्ड डलहौजी का निश्चित मत था कि राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में दत्तक पुत्र की अनुमति है, यानी अगर उसकी कोई प्राइवेट अगर कोई प्रॉपर्टी है उनकी अगर कुछ, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं है। उसमें जैसा होता है यानी कि आपके बेटे वगैरह को आपकी जमीन मिलेगी, वो ठीक है, वो मिलता रहेगा, लेकिन राज्य के मामले में ऐसा नहीं होगा, यानी सार्वजनिक मामलों में ऐसा नहीं होगा। लेकिन निजी संपत्ति अगर किसी राजा महाराजा की है तो उसके दत्तक पुत्र पे ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा कहा गया था, किंतु राजगद्दी पर अधिकार के लिए नहीं। ये उसने एक बात कही थी, ठीक है। इस प्रकार व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर में आपको पढ़ा चुका हूं, सारा जहां सबसे बड़ा उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। ये आप ये ध्यान रखना सीक्वेंस। उसके बाद व्यक्तिगत सिद्धांत की समीक्षा अगर हम करें तो देखो एक बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो गोद लेने का जो उत्तराधिकार का जो ये मामला था, यानी कि गोद लेकर कोई दत्तक पुत्र को अपने राजा बनाता था, ये कोई नई चीज नहीं थी, पहले से भारत में चला रहा था, भारत की संस्कृति में पहले से चला रहा था, है ना। ये चीज़ें भारत का जो हिंदू लॉज को फॉलो करते थे और मुस्लिमों के जो शरीयत के कानून होते थे, उन दोनों में इसका उल्लेख था। उसके बावजूद भी इसने डलहौजी ने इस तरह की नीति को चलाया। एक बार इससे पहले जब कोई गोद वगैरह लेता था तो प्रक्रिया क्या होती थी, क्योंकि इससे पहले मुगल भारत में जब मौजूद थे तो मुगल सत्ता भारत में दिल्ली में थी, यानी दिल्ली मुगल सल्तनत का केंद्र था एक तरह से। तो कहने का मतलब है अगर किसी को झांसी के राजा को या किसी जैतपुर के संभलपुर के किसी राजा को अगर गोद लेना होता था अपने बेटे वगैरह को, तो वो एक छोटा सा नजराना यहाँ पर भेज देता था दिल्ली में, और मतलब एक लिखित टाइप से लिख के देता था और एक नजराना भेजता, नजराना मतलब गिफ्ट टाइप का भेज देता था कि यार मेरा वारिस ये होगा, और इसको फिर एक सिग्नेचर होकर इसके पास आते थे और साइन हो जाता था और ये तय हो जाता था कि इसका बेटा ये बनेगा उत्तराधिकारी, भले ही उसका प्राकृतिक वारिस हो या ना हो। लेकिन अंग्रेजों ने स्थिति बदल दी, उन्होंने पूरी तरीके से बंदी कर दिया सिस्टम को। तो कहने का मतलब है दिल्ली में जब मुगल थे या मराठा थे, उनके अधीन जो राज्य हुआ करते थे, वो लोग भी गोद लेने का काम करते थे और साथ में एक छोटे से नजराने के साथ उनको परमिशन मिल भी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरी बात, अंग्रेजों ने हिंदुओं के और मुस्लिमों के जो उनके पर्सनल लॉज होते हैं उनमें उनका सीधा हस्तक्षेप था, क्योंकि ये इनका एक अपना अधिकार था कि ये अपना किसको वारिस अपना बना सकता है, राजा का अपनी स्वतंत्रता अपनी संप्रभुता होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से कुछ इसकी हम समीक्षा वगैरह कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि इसमें कोई न्यायालय या कोर्ट वगैरह नहीं था, ऐसा नहीं था कि अगर किसी को लगता है कि ये चीज गलत हुई, जैसे अवध के नवाब को वारिस होने के बावजूद भी हटा दिया गया कुशासन के आधार पर, तो अवध के नवाब कहीं जाकर अपनी अपील दर्ज नहीं कर सकते थे किसी न्यायालय के पास, कोर्ट के पास जाकर कि मेरे साथ गलत हुआ है, किसी को बोल नहीं सकते थे, ठीक है। एक बात ये हो गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे यहाँ पे कंपनी के, वो उनका फैसला इसमें अंतिम फैसला माना जाता था। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उपाधि और पेंशनों को बंद करना, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दिया कि अवध का जो अच्छे प्रशासन नहीं कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय भी उसने अपने उसमें कर लिया। उपाधियों और पेंशन को भी बंद कर दिया। 1853 में जो कर्नाटक के नवाब है जिनकी शुरुआत से अच्छी बनी आ रही थी, जो अनवरुद्दीन के टाइम के लोग हैं, उनके साथ भी इन्होंने एक तरह से अन्याय किया लास्ट में, क्योंकि कर्नाटक के जो नवाब थे इनको जो मिलने वाले पद थे, पदवियां थी, जो इनके नाम के जो सिक्के वगैरह चलते थे, उन सबको इन्होंने नष्ट किया। और साथ में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को पेंशन देना बंद कर दिया। ऐसे ही बाजीराव सेकंड का नाम आपने सुना होगा, जो कि रघुनाथ राव के बेटे थे। बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र नाना साहब, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनको भी पेंशन देने से मना कर दिया। ये सारी चीजें जो बनी है, यही आने वाले टाइम में ये चीजें एक ग्रंथि बन रही है और धीरे धीरे ये निकल के आएगी, और ये निकलेगी 1857 की क्रांति में, क्योंकि ये सब लोगों के साथ न्याय हो रहा है। वहां
झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को परमिशन नहीं मिल रही। यहाँ पर नाना साहब के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पर अवध के नवाब के साथ अन्याय हो गया, लियाकत अली के साथ अन्याय हो गया। इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ अन्याय होता रह रहा है और ये सब मिलकर 1857 की क्रांति में ये विस्फोट होने वाला है। तो हम उसको देखेंगे 1857 की क्रांति में। होपफुली अभी तक जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। लॉ डलहौजी के प्रमुख सुधार क्या है, प्रशासनिक सुधार क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग उसमें। अभी हम अलग सीक्वेंस में चल रहे हैं। अभी मैंने आपको जो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक खत्म हुआ है ये था अंग्रेजों की भारत विजय का टॉपिक, क्योंकि इसमें अब हमने देख लिया कि अंग्रेज लगभग पूरी तरीके से भारत में बस चुके हैं। ठीक है, हमने इसमें देखा बंगाल का अधिग्रहण, हमने मैसूर का अधिग्रहण, हमने मराठाओं से अधिग्रहण देखा, हमने देखा कैसे सिखों को इन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे लॉर्ड वेलेस्ली की नीति काम करी और कैसे डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत काम करा। कुल मिलाकर ये सारी शक्तियों ने एक ही काम किया कि अंग्रेजों का भारत में जो है वो प्रभुत्व बन जाए। अब बन चुका है। अब धीरे धीरे हम अगला जो हमारा मॉड्यूल होने वाला है, इसमें अगला जो यूनिट होने वाली है वो बेस्ड होगी इस बात पर कि अंग्रेजों की भारत में किस तरह की औपनिवेशिक नीतियां थी, अंग्रेजों ने किस तरह की नीतियों को अपनाया। जैसे क्या क्या नीतियां सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या अंग्रेजों ने कोई प्रयास किए, क्या उस समय शिक्षा का मॉडल क्या था, क्या आज भी वही मॉडल हमारे बीच में चल रहा है, ये बातें हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि उस दौरान भयंकर भयंकर अकाल आए थे, उन अकाल के दौरान अलग अलग अकाल आयोग पड़े थे, उसमें क्या अंग्रेजों का स्टैंड रहा था वो हम देखेंगे। इसके बाद हम ये भी इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे कर कर अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्थाएं जो थी इन व्यवस्थाओं को लागू किया, किसानों के संबंध में किस तरीके से उन्होंने काम किया। इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें हम पढ़ते हुए देखेंगे और हमें पता चलेगा कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां किस तरह की थी और उन्होंने भारत के भविष्य को किस तरीके से निर्धारित करने का काम किया। जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम फेज 2 में जा सकेंगे, जो कि क्रांतिकारी जहाँ पे क्रांतिकारी वगैरह आते हैं, जहाँ पे 18वीं जहाँ पर 20वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी, 1900 का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी और फिर एक नया फेज, एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक सेकंड पार्ट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर महात्मा गांधी जी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग और इन जैसे जो महान क्रांतिकारी होंगे इनसे हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें। सीक्वेंस अगर आप देख रहे हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा टाइम भी एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में करा के दूंगा और लाइव आऊंगा या फिर ऐसा कुछ करूंगा ताकि जिसने पढ़ा होगा उनके लिए वो सोने पे सुहागा होगा। कोशिश करें लेक्चर्स को एक एक करके देखते हुए ताकि आपको अच्छे समझ में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।